हाँ जी दोस्तों, स्टार्ट करें ऐसे 220। स्वागत है आपका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है CA संजय गिलरा। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 220, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पार्ट 1 इसका जो बेसिकली पार्ट 1 है रिलेटेड टू SQC1, वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 220, जिसका बेसिकली पार्ट 2, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2, जिसका नाम है ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बड़ा ही इजी चैप्टर है, इजीली समझ हो जाएगा। ऑलरेडी जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर देखा है, ये कंटिन्यूज में है लेक्चर। बुक्स कौन सी यूज कर रहे हैं सर हम लोग? ऑलरेडी ऑब्वियस ही पता है, हम लोग स्टडी मटेरियल ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमको बेयर एक्ट पढ़ने में ही मजा आता है, हमको बहुत मजा आता है बेयर एक्ट पढ़ने में। हम लोग स्टडी मेट से ही पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। ऐसे 220 स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को वेस्ट किए। आइए चलिए सुनते हैं ऐसे 220 की कहानी और संजय की जुबानी। स्टार्ट करें ऐसे 220। क्या नाम है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आपने SQC1 भी पढ़ाया था, वो भी क्वालिटी की बात करता था। ऐसे 220 भी पढ़ा रहे हो, वो भी क्वालिटी की बात करता है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है बॉस, कल अपन ने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि SQC1 डील करता है एट ओवरऑल लेवल एंड ऐसे 220 डील क्या करेगा अब एंगेजमेंट लेवल पे। मतलब मैनेजिंग पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है SQC1 की एंड एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे 220 की। ऐसे 220 पढ़ते हैं। Based upon quality control system of firm, quality control policies pertaining to audit engagement are decided by engagement team। ये सब ठीक है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो ध्यान से पढ़ते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ टीम इज रेस्पॉन्सिबल। एंगेजमेंट पार्टनर है जो टीम का, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 220। एंगेजमेंट पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। ये एट एंगेजमेंट लेवल। एट फर्म लेवल कौन है? मैनेजिंग पार्टनर। एंगेजमेंट लेवल कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर वो वाला नहीं, ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर। हाँ ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1। फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1 मतलब फर्म फॉलो कर रही है क्या? SQC1। ऐसे 220 वो प्रिज्यूम करके चलता है कि भाई फर्म SQC1 को फॉलो कर रही है। एंगेजमेंट टीम मतलब हम जैसे मजदूर लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर दैट आर अप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट। हमको क्या करनी है? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करनी है। वी आर इम्प्लीमेंटर टू द ऑडिट एंगेजमेंट एंड प्रोवाइड द फर्म, और प्रोवाइड करो फर्म को विथ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दो फर्म को, ताकि हम क्या पता लगा सके कि जो फर्म की सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल का रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस, कि भाई फर्म फंक्शन कर रही है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को प्रोसीजर को फॉलो कर रही है। सर ऐसे 220 है, इसका बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव है कि भाई यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऐसे 220 सर क्यों पढ़ा रहे हो? क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या मिलेगा क्या हमको? भाई तुमको ये मिलेगा, मतलब ऑडिटर को ये मिलेगा कि भाई ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव सिंपल इतना सा है, टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट एंगेजमेंट लेवल। मतलब जैसे पर्टिकुलर क्लाइंट है, फर्म लेवल मतलब पूरी फर्म पे, ठीक है, सारे एंगेजमेंट पार्टनर आ गए, सारी एंगेजमेंट टीम आ गई। अब सर एंगेजमेंट लेवल मतलब सपोज XYZ लिमिटेड क्लाइंट है, तो वो एक एंगेजमेंट हो गया। ABC लिमिटेड करके क्लाइंट है, वो एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट हो गया। दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विथ रीजनेबल अश्योरेंस। जो प्रोवाइड करे क्या? ऑडिटर को रीजनेबली अश्योर करे कि भाई हाँ उसको अश्योरेंस हो जाए, रीजनेबली ही इज श्योर कि ऑडिट जो हो रही है, जो हमने ऑडिट करी है, वो कंप्लाई कर रही है किसको? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को, कि जो भी मैंने ऑडिट करी है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। एंड जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू की है वो अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टांसेस। सर मेरे ट्विन ऑब्जेक्टिव है ऐसे 220 के। ऐसे 220 पहली बात तो एंगेजमेंट लेवल पे लगता है। दूसरा ऐसे 220 का ट्विन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो मेरी ऑडिट है वो कंप्लाई कर रही है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू की है वो अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टांसेस।
अभी SA-220 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है SA-220 बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर की। एंगेजमेंट पार्टनर बेचारे के पास बेचारा मतलब मुसीबतों का ताज लेके घूमता है। ऑडिटर तो मुसीबतों का लिटरली ताज लेके घूमता है, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर की जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे क्या है, हैकर नहीं, मेलर MELER। सो M फॉर मॉनिटरिंग, A for acceptance and continuance of client relationship and audit engagement, L for leadership responsibilities for quality on audit, E for engagement performance, A for एक और था assignment of engagement team, R for relevant ethical requirement. So he is responsible for mailer. सो सर बेसिकली ये आप बता रहे हो कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मेलर। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर के पास तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यस सर, ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेलर। सर ये कहीं सुना सुना तो लग रहा है, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं तो आपने पढ़ा है। अरे मेरे भाई, ये सब हमने कहाँ पढ़ा था, SQC 1 के अंदर। हमने SQC 1 के अंदर पढ़ा था। उसमें हम किसको लेके आए थे, हेमल को। इधर हम क्या लिया है, हेमल। इधर हम ले आए हेमल, उधर लाए थे हम मेलर। उसमें देखो मॉनिटरिंग था, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस था, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप था, यस वो भी था, और असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम भी था। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज आ गया, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। सो व्हाट आर द, उधर ह्यूमन रिसोर्स था, इधर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारी किसकी नहीं है, एंगेजमेंट पार्टनर की। अभी सबसे पहले अभी देखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मेलर है, वो हम लोग साइड बाय साइड एक एक खत्म करते जाएंगे। सो सबसे पहले मेलर का एल का मतलब क्या, लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। अब देखो यार, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्वालिटी कैसे अचीव करोगे आप, ऑडिट में क्वालिटी कैसे आएगी। आज अगर आपको मैं बोलता हूँ कि यार सर आप एक काम करो, कैश एंड बैंक की ऑडिट करके आओ, तो आप कैश एंड बैंक की ऑडिट कैसे करोगे। आप क्या करोगे कि मैं पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कितना वो मैं देखूंगा। दूसरा मैं बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस करूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट, एक प्रोसीजर ये हो गया। दूसरा मैं बैलेंस कंफर्मेशन भी मंगवा लूंगा, दूसरा प्रोसीजर ये हो गया। अगर कोई रिकन्सिलेशन है तो आई विल रिकनसाइल, मतलब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी मैं ले लूंगा। इतना सब कर लिया, मतलब सब्सटेंशियली हम लोगों ने कवर कर लिया, हर एक प्रोसीजर हम लोगों ने कर ली। और मैं ये भी रीज़न आइडेंटिफाई करूंगा कि पिछली बार मतलब मार्च 22 वर्सेस मार्च 23 में क्या वेरिएंसेस है, सो व्हाट आर द रीजन ऑफ वेरिएंसेस। सो इतना सब किया मैंने एक बैलेंस को कंफर्म करने के लिए। यस इट इज अश्योर्ड कि फाइनेंशियल में जो अमाउंट दिख रहा है वो परफेक्ट है। इससे हमारी क्या आई, क्वालिटी। ये सब चीज़ें क्या बता रहा है कि क्वालिटी है फर्म की। फर्म ऐसा नहीं हाँ खाली क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट देख लो काम खत्म, ऐसा नहीं कर रहा है फर्म। बुक्स में भी देख रहा है बैलेंस कंफर्मेशन भी ले रहा है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी ले रहा है, और वो वेरिएंस के रीजन भी आइडेंटिफाई कर रहा है। सो इट इज क्वालिटी ऑफ ऑडिट। अभी सो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी। अब इसको लीडरशिप को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। सो सबसे पहले वो देखेगा कि जो भी मेरी एंगेजमेंट टीम है, मेरे जो बदमाश लोग हैं, उन्होंने जो काम किया है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, AS हो गया, इंड AS हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, एंड रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स हो गई एज पर लॉ, वो सारी वर्क कंप्लाई कर रहा है या नहीं। जो भी उन्होंने काम किया, जितने भी उन्होंने वर्क पेपर्स बनाए हैं या जितना भी उन्होंने काम करा है, इस ऑडिट करा है, वो मेरी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं। सबसे पहला मैं ये देखूंगा उन्होंने जो काम किया है। फिर मैं दूसरा ये देखूंगा कि जो उन्होंने कंप्लाई कर रहे वो, अब देखो उन्होंने रेलेवेंट लॉ ले लिया, रेगुलेशन ले लिया, एक्ट ले लिया, सब ले लिया, लेकिन मेरे खुद के भी कुछ उसूल है, मेरे खुद की फर्म के भी कुछ उसूल है, वो उन उसूल को कंप्लाई किया है या नहीं। तो फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है और पॉलिसीज है, उनको वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ये बदमाश लोग उन लोगों को भी कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। मतलब पहली बार तो आउटसाइडर, फिर इनसाइडर। इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट। अब जो मैं इशू करने वाला, पहले तो उन्होंने काम कर लिया, उसका मुझे रिव्यू करना है। फिर वो काम को मैंने दो तरह से देखा कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, दूसरा फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। अब मैं ये देखूंगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट ये लोग इश्यू करने वाले, इन लोगों ने जो कंक्लूड किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं।
एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू, और एंगेजमेंट, ये बदमाश लोग, ये शरीफ लोग, अब बदमाश नहीं, ये शरीफ लोग डरते तो नहीं है मुझसे, मैं बदमाश हूँ मुझे पता है, लेकिन ये शरीफ लोग मुझसे डरते तो नहीं है, मतलब कोई भी इनको डाउट होता है तो ये मेरे पास लेके आते हैं। सो ये हो गई लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब पार्टनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एंगेजमेंट को लेके। तो पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई तुम्हारा जो काम है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से हो रहा है फुलफिल या नहीं, फिर तुम्हारे खुद के उसूल, मतलब बेसिकली फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, एंड थर्ड वन इज जो आप इशू करने वाले हो, काम किया फिर आप क्या करोगे, ऑब्वियसली रिपोर्ट दोगे, तो रिपोर्ट जो इशू कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, एंड फोर्थ वन इज कि एंगेजमेंट टीम तुमसे डरती तो नहीं है ना, तुम बदमाश हो लेकिन वो बेचारी शरीफ जनता तुमसे डरती तो नहीं है। सेकेंड मेलर का हम लोगों ने एल पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आर इज फॉर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। सर आपने बताया था रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, आते ही एथिकल वर्ड आते ही हमको याद करना है किसको, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, नहीं मेरे भाई, इंडिपेंडेंस को मुझे याद करना है कि इंडिपेंडेंस, मेरा बुलावा है इंडिपेंडेंस का, चलो बुलावा आया है इंडिपेंडेंस का। सो इंडिपेंडेंस को मैंने बड़ा ही प्यारा सा इस चार्ट फॉर्म में बनाया है। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सो सबसे पहले मेरे एज ए पार्टनर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, सबसे पहले कि मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा कि कोई भी जो मैं एंगेजमेंट टीम है जिसमें जिन बदमाश लोगों को मैंने रखा है मेरी टीम के अंदर, वो बदमाश लोग कहीं इसी कंपनी के शेयर्स में तो डील नहीं कर रहे। सो ऐसे सर्कमस्टांसेज एंड रिलेशनशिप आई विल आइडेंटिफाई, या तो मैं दो काम करूंगा, या तो आई विल एलिमिनेट या फिर आई विल रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। सो अभी पता चलता है कि मेरा जो मैनेजर है या जो मेरा डायरेक्टर है जो मुझे रिपोर्ट करता है, वो उसका जो क्लोज रिलेटिव है वो CFO क्लोज रिलेटिव निकला। सो देयर में भी चांसेस ऑफ इंडिपेंडेंस, सो उसका भाईचारा मेरे को नफरा उठा के ले जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज कि भाई तेरा भाईचारा यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ भाईचारे से काम नहीं होता, यहाँ मेरे ऐसे 220 और SQC 1 के हिसाब से काम होगा। तो आप प्लीज़ दूसरे एंगेजमेंट पे जाइए, आप दूसरे एंगेजमेंट से एंगेज होइए, हमें ये एंगेजमेंट करने दीजिए, और एंड आई विल अपॉइंट दूसरा डायरेक्टर। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। सो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या बोलती है मेरी, कि आइडेंटिफाई करना है मुझे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, और मुझे सेफगार्ड आइडेंटिफाई करने है, और मुझे ये भी बोलना है कि भाई सेफगार्ड्स लगाए मैंने, लेकिन दीज आर नॉट एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं रिपोर्ट कर दूंगा फर्म को कि भाई आई हैव टू आइदर एलिमिनेट और आई हैव टू विड्रॉ द एंगेजमेंट। थर्ड वन इज जबरदस्त इंपॉर्टेंट, छोटा सा है, बड़ा ही प्यारा सा है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू। सर ये तो सुना लग रहा है, SQC 1 में पढ़ा था बालिक। सो एक्सेप्टेंस करना है और कंटिन्यू करना है क्लाइंट के साथ, क्या रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, एंड ऑडिट एंगेजमेंट करना है। सो फर्म शुड ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन। मैं किसी से भी फ्रेंडशिप में भी आता हूँ, या मैं उसकी एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ यार ये बंदा मेरे लिए वैल्यू एडिशन करेगा। आज अपन लिंक्डइन भी चलाते हैं। सो अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है या बंदी है या लड़का है या गर्ल है या बॉय है, सो अगर कोई वैल्यू एडिशन करता है एंड आई एम एबल टू लर्न समथिंग, सो उसी के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। आज मैं आर्टिकलशिप की बात करता हूँ, जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी, सो व्हाट आई डिड इज कि सबसे पहले मैंने ये फॉर्म्स आइडेंटिफाई की जिससे मैं वैल्यू एड ले सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर वैल्यू एडिशन हो सकता है। उसी के साथ मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा और एक्सेप्ट करूँगा उसको एज ए माई आर्टिकलशिप फर्म। सो वैसा का वैसा ही हमको क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, सो सर बातें ये ध्यान में रखनी है कि पहले तो ओनर ईमानदार है सर। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ओनर बदमाश तो नहीं है, बदमाशी तो नहीं करता, तो ओनर ईमानदार है या नहीं। सो व्हाट आई विल चेक इज इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स। मैं कैसे चेक करता हूँ, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, देखो थर्ड पार्टी ड्यू डिलीजेंस भी होता है, और प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं कि पहले सारी न्यूज़ देखते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं, जो भी नोटिस आ रखे हैं वो देख रहे हैं, कोई इंक्वायरी तो नहीं चल रही है उन पे, या उन पे कोई केस तो नहीं हो रखा है, या वो कोई उनके ऊपर एडवर्स मीडिया कमेंट तो नहीं है। देन फिर मैं खुद देखूंगा कि भाई मेरे ये जो बदमाश लोग हैं ये काबिल है उस क्लाइंट की ऑडिट करने के लिए। सो आई विल चेक द कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम। What I will do is I will check the competence of engagement team.
थर्ड वन इज आई विल चेक देयर नेसेसरी कैपेबिलिटीज कि भाई मेरे पास टाइम है इतना, मेरे पास रिसोर्सेज है इतना, इतना बड़ा क्लाइंट करने के लिए। ये अभी आज एज ए संजय एंड एसोसिएट एक अकेला बंदा जीएसटी इनकम टैक्स सब कर रहा है। पता चले रिलायंस का मुकेश अंबानी जी आते हैं और बोलते हैं कि संजय जी आप ऑडिट कर दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी विदाउट जॉइंट ऑडिट। कंप्लाइंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल मतलब इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट। सिग्निफिकेंट मैटर एंड देयर इम्प्लीकेशन, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर आ गया, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर जैसा मैंने बताया था कि वो मैंने डायरेक्टर का भाई वो निकला CFO, सो मुझे उसको करना पड़ा टाटा बाय बाय। सो क्या इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त करनी है कि भाई ईमानदार है प्रिंसिपल और कंपिटेंस है मेरी एंगेजमेंट टीम, और कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटीज, compliance with relevant ethical requirement and significant matter and their implications. So ये information मेरे को प्राप्त हुई and I will check कि whether I have to accept the client or decline the engagement। फिर मुझे असाइन करनी है एंगेजमेंट टीम। अब मेरी भी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आई हैव टू असाइन द एंगेजमेंट टीम। सो एंगेजमेंट टीम असाइन करते टाइम मुझे ये ध्यान रखना है कि वेदर दे आर अप्रोप्रिएटली कंपिटेंट एंड कैपेबल टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। पता चला मैंने क्या किया, मैंने जीएसटी वाला जो बंदा बेचारे को खाली जीएसटी आता है उसको बोल दिया जा रिलायंस की ऑडिट करके आ जा, वेदर इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई हैव टू चेक देयर कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़। एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस पे ज़बरदस्त क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसको 5 पॉइंट्स के अंदर बांटा है। ये जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस आपको जो दिख रहा है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, 2 मिनट मैं रुक जाता हूँ, लेकिन इसको मैं आप ये भी लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप हाईलाइट भी कर सकते हो। और मैं ये जो PDF है ये बेसिकली मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैं उसके अंदर भी डाल दूंगा। सो मेरा टॉपिक है एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस, बेसिकली एंगेजमेंट कहाँ चल रहा है, सो उसका मैं देखूंगा परफॉर्मेंस। सो मेरी ही जिम्मेदारी है, बेसिकली मेरी ही जिम्मेदारी है कि आई हैव टू डायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट करना है कि ऑडिट कैसे करोगे। आई हैव टू सुपरवाइज देयर वर्क एंड आई हैव टू चेक द परफॉर्मेंस कि भाई परफॉर्मेंस। पता चला हम लोग 31 जुलाई को खड़े हैं, हमारी रिपोर्ट को देने ही है, और पता चला कि हम लोगों ने तो ऑडिट भी स्टार्ट नहीं की या अभी हमारा ऑडिट भी खत्म नहीं हुआ है। सो आई हैव टू सुपरवाइज एंड देयर परफॉर्मेंस कि एंड मुझे ये भी चेक करना है कि भाई वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, पहले ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मैं क्या दूंगा उनको, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस। फिर मैं ये देखूंगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट, जो काम करके ऑडिट रिपोर्ट आ रही है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ऑडिट रिपोर्ट जो इशू कर रहे हैं हम लोग, जो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है इन दैट सर्कमस्टांसेस और नोट। रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली कि सर ये बदमाश लोगों ने, अच्छे बच्चों ने जो भी काम किया है उनका मैं डॉक्यूमेंटेशन तो चेक करूंगा। इन्होंने तो बोल दिया अरे सर एकदम ज़बरदस्त, सब चीज़ एकदम सही है, आप तो कर दो साइन और फटाफट कर दो साइन। ऐसा नहीं चलेगा भाई मेरे, जो तुमने काम किया, जो तुमने होमवर्क किया है ना वो मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। सो रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और भाई लोगों ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया या नहीं लिया। इसका एक कमाल की बात बताता हूँ, बढ़िया आर्टिकल था, बोला कि भाई इसकी टाइटल डीड लेके आ जाना। वो बंदे को गुजराती आती नहीं थी, मुझे पता था। भाई ने क्या किया, टाइटल डीड फटाफट टाइटल डीड लिया, हाँ सर मैंने चेक कर लिया। जस्ट मैंने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा, भाई तुझे गुजराती आती है? बोला नहीं सर। तो मैंने कहा पढ़ा कैसे, क्योंकि टाइटल डीड्स तो सारी गुजराती में थी। सो ही सेड सॉरी सर ऐसा सब। सो वेदर अब टाइटल डेट्स भी उसने कंप्लीट दिए है, क्लाइंट ने नहीं दी है। सो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस obtained to support the conclusion reached। मतलब जो मेरे एंगेजमेंट टीम की जो बदमाश लोग हैं उन्होंने जो कंक्लूड करा है कि भाई पीपी एकदम परफेक्ट है, फाइनेंशियल एसेट सारे परफेक्ट है, लाइबिलिटी सारी परफेक्ट है, इक्विटी सब कुछ परफेक्ट है, बैलेंस शीट पूरी की पूरी परफेक्ट है, जो उन्होंने कंक्लूड किया है क्या उसके रिलेवेंट में जो कंक्लूड कर रहे हैं और जो एविडेंस बोल रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, और अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिए। हाँ हमको तो सब आता है, नहीं हम तो सर्वज्ञानी है, सर्व ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसा नहीं चलता है मेरे भाई, जो तुमको नहीं आता है तो तुम बाहर से ज्ञान ले सकते हो, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन। सो वो ये चीज़ चेक करेगा सिंपली। आप देखो इसको है ना एज ए कहानी में समझो कि यार एक्चुअली जब एंगेजमेंट परफॉर्म करता है तो मुझे एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या देते हैं,
मेरे को वो डायरेक्शन देता है, मेरे को वो सुपरवाइज करता है और परफॉर्मेंस मेरी चेक करता है, बार बार फॉलोअप लेता रहता है। एंगेजमेंट हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ऑडिट कब होगी, ऑडिट कब होगी। और वो ये ऑडिट रिपोर्ट चेक करता है, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करता है बैठ के, प्रिंट निकलवा के। फिर वो क्या करता है, रिव्यू करता है मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कि लाओ भाई तुमने क्या क्या काम किया है। और फिर वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी देखता है, वो पीडीएफ भी खुलवाता है, काफ़ी बार बैंक स्टेटमेंट्स भी खुलवाता है। एंड फिर वो भी पूछता है कि तुमको इस चीज़ में क्वेरी आई, कोई इसके इंटरप्रिटेशन इश्यूज़ हुआ तुमको, तो तुमने क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली किसी से या नहीं ली, वो ये भी चेक करता है। सो एंगेजमेंट पार्टनर के पास देखो जबरदस्त रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेलर का हम लोगों ने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पढ़ा, एक EQCR भी पढ़ेंगे। EQCR सर ये EQCR क्यों आ गया मेरे भाई? एंगेजमेंट पार्टनर जब ओके कर देता रिपोर्ट तो उसको EQCR को दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने देख ली है। और EQCR अपन ने याद है तो अपन ने पढ़ा था कि EQCR लिस्टेड एंटिटीज में मैंडेटरी है, ही हैज़ टू अपॉइंट। सो हु विल अपॉइंट? सो अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी भी किसकी भाई? मेरे बेचारे एंगेजमेंट पार्टनर की। सो एंगेजमेंट पार्टनर शेल डिटरमाइन कि EQCR अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है, EQCR हैज बीन अपॉइंटेड और नॉट, एंड ही हैव टू डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। उसको ये भी डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट मैटर। काफ़ी बार कैसा होता है कि काफ़ी सारे ऑपरेशनल इश्यूज़ या कुछ ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट होता है जो लगता है एंगेजमेंट पार्टनर को ये मेरे इम्पैक्टिंग है टू द फाइनेंशियल्स। सो ही हैव टू डिस्कस विद EQCR कि हाउ वी हैव टू डील इट। सपोज कोविड आया, सो अभी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं था, सो EQCR को उसको कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे क्या करना है, मेरे को बता दूँ, ठीक है। और नोट डेट द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जब तक साइन नहीं करोगे, जब तक EQCR का रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है सर। EQCR की जिम्मेदारी तो है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी तो है ये 3 चीज़ों की EQCR से रिलेटेड। लेकिन EQCR की क्या जिम्मेदारी? EQCR क्या करेगा सर? वो करेगा ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन। अरे भाई साहब ये तो बड़ा डेढ़ निकला। हाँ सर डेढ़ है। रीजन बीइंग द इवोल्यूशन शेल इन्वॉल्व। सबसे पहले तो अब अगर ये डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर EQCR से, तो EQCR भी तो वापस डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर किसके साथ? एंगेजमेंट पार्टनर्स के साथ। और वो रिव्यू क्या करेगा? जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर रहा हूँ और जो प्रपोज्ड ऑडिटर रिपोर्ट है उसका वो रिव्यू करेगा। एंड थर्ड वन इज ही विल रिव्यू सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सपोज मेरी इन्वेंट्री है, सपोज मेरा 100 करोड़ की बैलेंस शीट है, उसमें 70 करोड़ मेरा इन्वेंट्री और 20 करोड़ PP है। सो दीज 2 एरियाज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू। सो वो क्या करेगा? ये सिलेक्ट कर लिया उसने डॉक्यूमेंटेशन के, हाँ ये 2 डॉक्यूमेंट दिखा दो, मेरा रिस्क कवर हो गया। इवेल्यूशन ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर रिपोर्ट। ही विल इवेलुएट कि भाई जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई PP परफेक्ट है सर, आप भी साइन कर दो, जाने दो, एक्चुअली ये परफेक्ट है या नहीं। सो एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई EQCR से रिलेटेड? हम लोग देखो आराम से कि भाई सबसे पहले वो डिस्कस कर लेगा सिग्निफिकेंट मैटर के साथ, चाय पी के बढ़िया एकदम। फिर वो डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट। पहले तो EQCR को अपॉइंट करेगा, भाई चाय पिएगा उसके साथ, फिर बोलेगा कि यार तू रिव्यू कर ले इसका, तो डिस्कस करेगा उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर। फिर उसको वो जब ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा ना, वो ये देखेगा हाँ EQCR आपने देख लिया ना, यस देख लिया, तो मैं साइन कर देता हूँ। तो ये 3 चीज़ें उसको करनी। अब EQCR को क्या करना है? EQCR आएगा, अच्छा तुमने सारे, तो पहले तो वो डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर, बढ़िया चाय पीते पीते बोलेगा हाँ यार तुमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए, ऑडिट रिपोर्ट दिए, वो अलाइंड है, आई एम सेटिस्फाइड विद इट। और जो तुम लोगों ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी करा है, वो जो मैं रिव्यू किया है मैंने, वो भी परफेक्ट है। और तुम लोगों ने जो कंक्लूड किया है कि हाँ भाई ट्रू एंड फेयर व्यू है, सो इट इज़ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्चुअली। लेकिन लिस्टेड एंटिटी में भाई थोड़ा वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि लिस्टेड है तो वो देखेगा कि पहले तो इंडिपेंडेंस, कोई भाईचारा तो नहीं है ना टीम और मैनेजमेंट के अंदर। सो ही विल इवेलुएट द फर्म के डिपेंडेंस इन रिलेशन टू ऑडिट एंगेजमेंट। और अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिए है या नहीं लिए डिफिकल्ट मैटर्स पे, और ऑडिट डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म। एंगेजमेंट टीम ने तो बोल दिया कि हमने तो बहुत बढ़िया काम किया सर, जबरदस्त काम किया। एक्चुअली वो जो काम किया है और जो सपोर्ट जो कंक्लूड किया है, वो उन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर लड़ाई झगड़ा होता है EQCR एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम के बीच में, तो फर्म बोलेगा भाई रुक जा, तीनों पे टपली मारेगा और बोलेगा कि भाई मेरे तुम फॉलो करो फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तुम फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉलो करो जो तुमको बोला गया। अगर तुम में डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन आते तो तुम उसको फॉलो करो एंड यू विल गेट योर आंसर। एक बढ़िया क्वेश्चन है, ICAI की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। GNV and associates are auditor of a listed company involved in fintech sector.
The engagement team is stuck up with some issue pertaining to a particular index applicable to company. They have framed a query and sent to ICAI for expert opinion. The issue was resolved upon the receipt of expert opinion. Since expert opinion was provided by ICAI, engagement team was of the view that appointment of EQCR has lost its relevance. Do you agree? अरे भाई साहब ये क्या मतलब आपने ICAI से क्वेरी पूछी, आपको इंडेक्स में इशू आया, आपने ICAI से क्वेरी पूछी और आपने EQCR को बाय बाय टाटा, इट इज़ नॉट फाइन, क्योंकि मेरी क्या है, कंपनी क्या है, लिस्टेड है, सो आई हैव टू मैंडेटरी अपॉइंट EQCR. ये देखो ये है ना, क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में आ जाते हैं और काफ़ी बार अपन ये खाली ये वर्ड के चक्कर में अपन क्या करते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है टेंशन के चक्कर में अपन एग्जाम को रॉन्ग कर देते हैं. सो हमेशा यही आपको मैं एडवाइस दूंगा कि कभी भी आप अच्छे से पढ़ो ना तो यार आराम से पढ़ो, धीरे पढ़ो, लेकिन स्टडी मेट से पढ़ो. जितना स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे डीपली उतना ही मज़ा आएगा. और इसको एक्चुअली आप अपने प्रैक्टिकल, आपने आर्टिकलशिप करी हुई है तो आप इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो. अरे यार एंगेजमेंट पार्टनर एक्चुअली ये सब चीज़ें करता है. हाँ यार वो करता तो है, मतलब जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है और वो प्रैक्टिकल जो हो रहा है उसको आपस में सिंक्रोनाइज कर दो. लिटरली आपको फ्लो चार्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ेगी. स्टडी मटेरियल करो, बहुत है. अभी सर एंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा, वो फाइल में क्या क्या रखेगा. बेसिकली जो एक फाइल होती है, बुक्स फाइल होती है ऑफिसर्स में. सो इशू आइडेंटिफाई जो भी किए हैं एंगेजमेंट टीम ने और वो रिजोल्व कैसे हुआ है. इशू आइडेंटिफाइड विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. कंक्लूजन कैसे हुआ है, कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट. हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारी टीम और हम लोग इंडिपेंडेंट है. वी आर 15 अगस्त. कंक्लूजन रीच रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस. और हम लोगों ने जो कंक्लूड किया है कि हाँ भाई हम लोग क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लाइंट बदमाश नहीं है. एंड कंसल्टेशन अंडरटेकन. सो जो भी कंसल्टेशन हमने लिए. अब EQCR का हम लोग क्या देखेंगे कि भाई जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड है कि EQCR अपॉइंट किया है हम लोगों ने और EQCR का रिव्यू भी हुआ है. EQCR मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. एंड रिव्यू कंप्लीट हुआ है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के टाइम. एंड रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजोल्व मैटर. सर ऐसे जाते जाते ये तो बताते जाओ SQC1 और SA220 में डिफरेंसेस क्या है. सिंपल सा कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है कि भाई ये लगता है CEO और मैनेजिंग पार्टनर SQC1 में है और इधर बैंड बस्ती बेचारे एंगेजमेंट पार्टनर की. ठीक है ना. ये ऑडिट के लिए भी एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है. अगर आप कोई सर्टिफिकेशन दे रहे हो तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा. लेकिन ये खाली ऑडिट एंगेजमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है. ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एज ए होल देखता है, एट फर्म लेवल देखता है और ये एंगेजमेंट लेवल देखता है. ठीक है. इट पर्टेन टू एस्टेब्लिशिंग ए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन टू प्रोवाइड फर्म. ये फर्म को रीजनेबल एश्योरेंस करता है कि भाई जो तुम्हारा फर्म है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को कर रहा है फुलफिल और एंगेजमेंट पार्टनर है और जो रिपोर्ट इशू की है एंगेजमेंट पार्टनर ने वो अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टांसेस. ये SQC1 को ही फॉलो करता है. ये भाई पीछे ही भागता है SQC1 के, लेकिन ये बोलता है कि भाई मैं एंगेजमेंट टीम ने इम्प्लीमेंट करी है क्या, उधर क्या फर्म ने इम्प्लीमेंट करी है, इधर एंगेजमेंट टीम ने फुलफिल करी है क्या, इम्प्लीमेंट करी है क्या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स. ये देखना जबरदस्त क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का मस्त क्वेश्चन है. RST एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी की, ये ध्यान रखना. एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ हैवी मशीनरी कंपोनेंट. द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द ऑल्सो इंक्लूडेड रिपोर्ट ऑन मैटर. सीधी सी बात है, हमको कारों में एक रिपोर्ट करना पड़ता है कि तुम्हारे 6 महीने से कोई ज़्यादा अनडिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड यूज़ है तो उसकी तुम लोग डिटेल्स दो. और ऑडिटर ने कमेंट क्या किया, जनरली रेगुलर. वर्ड देखना, जनरली रेगुलर. So is it in line with requirement of SA220? Is above reporting qualitative? वो नाफरा वाला देखेगा क्या लिख रहा है तू भाई, जनरली रेगुलर. भाई या तो रेगुलर या नॉट रेगुलर, दो चीज़ें होती है. जनरली रेगुलर ये मिडवे तू कहाँ से लेके आया. सो इसका आंसर भी जबरदस्त है, पढ़ना. मैकेनिज्म. सो बेसिकली इट इज़ नॉट लाइन इन, इसका कंक्लूजन यही है, इट इज़ नॉट लाइन इन अबाउट SA220. अब सर ये पीयर रिव्यू बोर्ड होता है, ये क्या होता है. सो बेसिकली पहले ओल्ड सिलेबस में पीयर रिव्यू का पूरा एक चैप्टर होता था, अभी ये सिंपल सा ये पोर्शन रखा है. सो पीयर रिव्यू का जो है वो भी ये भी लोग क्वालिटी के लिए काम करते हैं. देखो SA220 काम करता है एक पर्टिकुलर ऑडिट क्लाइंट पे, SQC1 पूरे फॉर्म लेवल पे. अब पीयर रिव्यू बोर्ड सारे पूरी दुनिया की फॉर्म पे जो मतलब मेरे CA की फॉर्म्स है उस पर काम करते हैं. और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई जो मेरे ये मेंबर्स हैं ना ICAI के, जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है जैसे आप लोग हो और मैं हूँ, वो हम लोग टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
एंड प्रॉपर सिस्टम है प्लेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हर चीज़ को ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि हाँ भाई हम लोग क्वालिटेटिव ऑडिट कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स एंड एनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर द सेम हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द प्रैक्टिस यूनिट, सिंपल। और पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इश्यू करता है पीयर रिव्यू बोर्ड जब अगर रिपोर्ट अनक्वालिफाइड होती है, अनक्वालिफाइड होती है। देन आता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। सर ये कौन सी खेत की मूली है? सर ये खेत की मूली है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी और ये है काउंसिल ऑफ आईसीआई की कमेटी। इसमें क्या होता है कि ये मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और आईसीआई की काउंसिल से भी। ये रिकमेंडेशन देती है काउंसिल को कि भाई आप कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, और आप रिव्यू भी कर सकती है ये क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट, और गाइड भी करेगी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट को टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब हमारी प्यारी सी नई चीज़ आई है नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाफरा की आप साइट पे जाकर देखोगे ना, एक टैब आएगा जिसमें ये क्यूआरबी और एफएसबी सर्विसेज देता है। बेसिकली उसके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि भाई इस कंपनी में ये कंप्लाइंस था, ये कंप्लाइंस नहीं था, ये कंप्लाइंस नहीं था। सो ये मॉनिटर एंड इन्फोर्स करती है कि भाई जो कंप्लाइंसेज है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, जो फाइनेंशियल्स है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फुलफिल करे या नहीं करे, और वो ओवरसी करती है क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल्स। ये क्या करती है? मॉनिटर करती है एंड एनफोर्स करती है कंप्लाइंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, एंड ये ओवरसी करती है द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद एंश्योरिंग कंप्लाइंस इन सच स्टैंडर्ड्स। और ये अंडरटेक करती है इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 132(4) ऑफ द ऑडिटर ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी। जो उनको लगता है कि भाई कंप्लाइंस नहीं हुआ तो वो उनको ओवरसी करती है। यहाँ पे ये काम होता है खत्म। अभी आता है ये इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, जबरदस्त है, देखना मस्त है। मैं थोड़ा फटाफट रिवाइज करवाऊंगा। सीए मृत्युंजय है जो लिस्टेड कंपनी का एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज रिलेटिंग टू टूरिज्म सेक्टर। ही इज प्रैक्टिसिंग इन सोल प्रोप्राइटरशिप कैपेसिटी और ऑडिट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है 2021-22 से, और ऑडिट रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली मेरे भाई नाफरा ने उसको बुला लिया, पकड़ लिया कि भाई आ जा तू। अभी वर्किंग पेपर है ना, अभी जो ऑडिट वर्किंग पेपर है ना, उस जो अथॉरिटी ने मांगे होंगे और उसने भेजे हैं, तो मैंने ये हाईलाइट करा हुआ है इंपोर्टेंट पोर्शन। सो इस पर ही अपन फोकस करते हैं कि जो ऑडिट के जो वर्किंग पेपर सेंड बाय हिम डिड नॉट इंक्लूड डिटेल्स ऑन ऑडिट प्लान नहीं किया। सो जो उसने रेस्पॉन्स दिया वो सुनना जबरदस्त है कि भाई इट वाज दैट ऑडिट वाज properly planned and required procedure were carried out in relation to material items on test check basis. Material items का भी test check basis. It was practically not feasible for a firm of small size to make a detailed audit plan. Detailed audit plan जिम्मेदारी है ही नहीं फर्म की, छोटी फर्म की, उसने अपने आप को अज्यूम कर लिया। और ये भी देखा कि जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वो भी कैरी आउट नहीं किया, EQCR भी नहीं बनाया, तो उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। He was shivering like me. Attention was also drawn to the fact that financial statement of a company were required to be prepared on the basis of Ind AS, लेकिन some references थे जो notes थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, वो एप्लीकेबल ही नहीं थे कंपनी को। इन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। It was contended by the auditor that audit was properly planned. He has further stated that it was practically not feasible. Which of the following view is most appropriate in this regard? सीधी सी बात है, ऑडिटर के पास रिकॉर्ड नहीं था तो उसने क्या किया? नॉन कंप्लाइंस किया। किसको? SA 220 को। अभी इसमें भी ऑडिटर ने रीजन दिया कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड टू बी लो बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग एंड मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। सो सिंस ऑडिटर हैज नो रिकॉर्ड, उसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं की, सो ये भी क्या है? नॉन कंप्लाइंस है SA 220 का। कंसिडरिंग ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर एंगेजमेंट। क्या है मेरे? EQCR, ऑब्वियस ही बात है ना, EQCR क्या है? मैंडेटरी इन केस ऑफ लिस्टेड एंगेजमेंट। सो ये मेरी क्या थी? लिस्टेड एंटिटी थी, और उसने क्या की? वॉयलेट की, क्योंकि उसने अपॉइंट नहीं किया EQCR। लिस्टेड कंपनी की ऑडिट तो ले ली उसने। कंसिडरिंग ऑडिटर्स रिप्लाई रिगार्डिंग एरर्स इन डेटा फीडिंग एंट्री बाय जूनियर स्टाफ, विच ऑफ द फॉलोइंग सच आर एग्जांपल ऑफ सीरियस लैप्स। मतलब उसने रिव्यू नहीं किया। देखो कोई भी मोर एक्सपीरियंस, एक SA 220 की मस्त लाइन है, मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर शुड रिव्यू द वर्क ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर।
On you overall reading of the case study, which of the following statement appears to be true? The firm does not have effective system of quality control as described in SQC 1. Audit engagement has also not been performed in accordance with SA 220. ये चैप्टर की होती है आपकी समाप्ति एकदम जोरदार। आईसीए ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। शॉर्टकट्स टू EQCR स्टैंडर्ड विजडम स्कैन मी, इसको आप स्कैन करोगे तो मस्त आपको फ्लो चार्ट भी मिल जाएंगे। तो आपको ऑथर की पैसे भी अब पैसे दे के फ्लो चार्ट पैसे खर्च करके फ्लो चार्ट को खरीदने की जिम्मेदारी भी अब आईसीआई की रही। अब आपको नहीं खर्च करने हैं। ये बढ़िया आंसर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पढ़े डिटेल में। ये सारे के सारे मैंने एग्जांपल्स के तौर पे कवर कर लिए। सो आपका यहाँ पे होता है दोस्त SQC 1 एंड SA 220 का दी एंड। चैप्टर 1 खत्म होता है। इसी तरह हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 मैंने बहुत बढ़िया डिटेल में, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है मैंने डिटेल में कवर किया है। फिर भी आपको लगता है कि यार सर आप ये चीज़ भी करवाते तो और ज़्यादा फायदेमंद होता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कि सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने बदमाशी करी है। तो यू कैन राइट डाउन, यू हैव द राइट टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। चैप्टर 1 इजीली ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। जिन बच्चों की भी एग्जाम May 24 में है, सो दे कैन इजीली रेफर माय वीडियो। आप क्या कर सकते हो यार, आप अगर सपोज अभी जैसे FR पढ़ रहे हो तो FR के साथ साथ आपको लगता है कि यार ऑडिट को मुझे 1 घंटा देना चाहिए, आधा घंटा देना चाहिए। सो मैं वीडियो भी ऐसे ही साइज़ की बना रहा हूँ, आधे से पौन घंटे की, जिससे आपका क्या होगी, एक रेलेवेंट पोर्शन ऑडिट से टच जोड़ता जाएगा और डिटेल में अपन पढ़ ही रहे और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं। सो वो एक ज़्यादा फायदेमंद है। होप सो बढ़िया लगा होगा आपको वीडियो। बस यार फीस तो दे जाओ, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज योर स्टडीज़। हेल्थ का बहुत बड़ा ध्यान रखना यार प्लीज़। आप लोग काफ़ी इश्यूज होते हैं हेल्थ के टाइम, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह काफ़ी रहता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द health issues. So all the best. Thank you so much.